Assalamu alaikum student, this is MS Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास FPC पेपर का FPCCS पेपर का 2020 का पार्ट बी है। पहले पार्ट हम ए कर चुके हैं, अब पार्ट बी हम स्टार्ट किए। 2020 का पेपर है, तो स्टार्ट करते हैं आज का इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 का बी पार्ट। क्या है हमारे पास? A string has a linear density mu equals to 525 gram per meter and is under tension T equals to 45 Newton. We send a sinusoidal wave with a frequency f equals to 120 Hz and amplitude ym 8.5 millimeter along the string. At what average rate does the wave transport energy? तो हमने क्या करना है, हमने एनर्जी फाइंड करनी है कि कितने एवरेज कौन सा रेट होगा जिसमें हमारे पास जो वेव होगी वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, लीनियर डेंसिटी उसकी हमारे पास गिवन है, टेंशन जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है वो गिवन है, और जो साइनुसॉइडल वेव हम सेंड कर रहे हैं उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और एम्पलीट्यूड। तो असल में जो हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे पास एवरेज पावर होता है। और इस केस में वेव के केस में हमारे पास जो पावर का फार्मूला होता है वी पी एवरेज इक्वल्स टू हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास म्यू हमारे पास क्या है जो गिवन है, हमारे पास लीनियर डेंसिटी है, वी हमारे पास ये वी म्यू हमारे पास स्पीड है, ओमेगा हमारे पास क्या है और वाई एम हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, ओमेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये अब हम फाइंड करते हैं। तो लीनियर डेंसिटी हमारे पास क्या है, म्यू इक्वल्स टू 525 जो कि हमारे पास 0.525 किलोग्राम पर मीटर बन जाएगी, टेंशन 45 न्यूटन, फ्रीक्वेंसी 120, एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है वाई एम हमारे पास 8.5 mm है। इसको हमने फिर चेंज करेंगे, हमने मिलीमीटर है तो मीटर में इसको चेंज करना है। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है पावर का वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई है। तो इसमें हमारे पास ये वी जो स्पीड है ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने पहले स्पीड फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, 2 पाई मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 120, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 754 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने वी फाइंड करना है और वी वेव स्पीड है हमारे पास, तो वो हमारे पास होता है टी डिवाइड बाई म्यू होल अंडर रूट टी हमारे पास टेंशन है जो कि हमारे पास 45, म्यू हमारे पास लीनियर डेंसिटी है 0.525। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 9.26 मीटर पर सेकंड आएगा। अब हम इसको मेन फार्मूले में पुट कर लेंगे और वो हमारे पास क्या है कि पी एवरेज जो होता है पावर वो हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई एम स्क्वायर। तो ये हाफ आ गया, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू 0.525 और ये ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 9.25 जो हमारे पास वैल्यू गिवन, ये हमारे पास वैल्यू जो है गिवन नहीं है। तो ये हमें इस केस में जो ओमेगा होती है उसकी हमने वैल्यू सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये हमने याद रखनी है। और ये हमारे पास 754 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है सॉरी, तो ये हमने ना वैल्यू फाइंड कर ली है सारी। वी के हमारे पास नहीं थी, ओमेगा भी हमने फाइंड किया। ओमेगा के हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कौन सी आई, ओमेगा की वैल्यू ये हमारे पास आई है 745 और ये हमारे पास v हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई हैं। ये हमारे पास वाई एम पोजीशन की वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो 99.84 ये हमारे पास जो पी एवरेज है वो हमारे पास 100 वाट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन 7 का सी पार्ट है जो कि हमारे पास क्या है कि टू साइनुसॉइडल वेव्स विद द आइडेंटिकल वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट string with a speed of 10 centimeter per second. If the time interval between the instant when the string is flat is 0.50 second, what is the wavelength of the वेव्स? दो हमारे पास साइनुसॉइडल वेव्स है, दोनों आइडेंटिकल वेवलेंथ है, सेम वेवलेंथ है और एम्पलीट्यूड भी उनके सेम है, मगर जो चीज़ डिफरेंट है वो क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। टाइम हमारे पास गिवन है कि वो जब फ्लैट है वो हमारे पास 0.50 सेकंड के लिए फ्लैट है। तो इसकी हमने फिर क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो स्पीड है वो 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में तो 0.1 मीटर आ जाएगा।
टाइम जो हमारे पास गिवन है वो 0.50 है। फ्लैट यानी हमारे पास क्या है, ये जो यहाँ से लेकर ये हमारे पास जो टाइम है, ये जो जगह है इसकी यानी 0.50 के लिए इतनी फ्लैट है। फिर ये हमारे पास जो वापस आ रही है, फिर हमारे पास ये टी हाफ आ जाएगा, और फिर जब वापस आएगी तो ये टी हाफ, तो ये हमारे पास फिर कंप्लीट T1 टाइम पीरियड बन जाएगा। सो हमने वेवलेंथ असल में लैम्डा फाइंड करनी है, तो वी हमारे पास इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और यहाँ से हमारे पास लैम्डा हमने फाइंड करते तो वी आर एफ। अब हमारे पास जो एफ होता है वो हमारे पास 1/t है। अब जो टाइम हमारे पास गिवन है 1/50, तो 0.1 डिवाइड बाय 1, ये 1/t पुट कर लेंगे f की जगह, तो 1/0.50 ये हमारे पास t गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो 0.1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आएगा, और ये हमारे पास लैम्डा 0.05 मीटर। अब हमने ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा मगर एक साइड के लिए, ठीक है। जब हमारे पास वेव एक साइड से जाएगा तो उसकी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगी। और ये हमारे पास जब यहाँ से हमारे पास वेव जाएगा, ठीक है, एक साइड से, तो हमारे पास क्या करेंगे अब, क्योंकि हमने फुल वेव लैम्डा फाइंड करनी है, सिंस बोथ द वेव्स आर सिमिलर बोथ वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, सो एज टोटल वेवलेंथ ऑफ द वेव विल बी 0.05 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। ये एक वेव का ये हमारे पास आया, तो हमारे पास दोनों आइडेंटिकल है, और हमने टोटल वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा। अच्छा है कि ये दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, ये कि हमारे पास जो मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू जो इंस्टेंट है व्हेन स्प्रिंग इज फ्लैट, तो हमारे पास क्या है, टी हाफ। कैसे, ये हमारे पास इस डायग्राम में कि यहाँ से हमारे पास वेव जा रहा है, तो हमारे पास टी हाफ है, फिर यहाँ से आ रहा है तो ये टी हाफ है, तो ये टी हाफ एक वेव के लिए तो 0.5, जो ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास T1 सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लैम्डा का फार्मूला पुट कर सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू V क्रॉस T, तो 0.1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास 0.1 मीटर। तो ये इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 8.b प्रॉब्लम है। For excision the van der Waals the coefficient has been measured to be A equals to 0.138 joule cubic per mole square and B equals to 3.18 exponential minus 5 per cubic per mole. Assume that 1 mole of oxygen at T equal to 50 Kelvin is confined to a box of volume 0.0224 cubic watt प्रेशर डज द गैस एग्जर्ट अकॉर्डिंग टू ए, हमने आइडियल गैस लॉ के थ्रू फाइंड करना है, दूसरा हमने वंडर वॉल इक्वेशन के थ्रू फाइंड करना है, ठीक है। हमने प्रेशर दो मेथड से फाइंड करना है, एक हमने आइडियल गैस से और दूसरा हमने वंडर वॉल फोर्सेस से। तो हम डेटा ये लिख लेंगे, ए का वैल्यू बी की, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 गिवन है, टी टेम्परेचर 50 केल्विन है, वॉल्यूम हमारे पास 0.0224 क्यूबिक है, और आर की जो वैल्यू है जो यूनिवर्स गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 8.314 जोल पर किलो मोल। तो ये आपने इसकी वैल्यू का ना ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे पास जिस यूनिट में ये हमारे पास ए बी वगैरह गिवन हो तो उसके लिहाज से हमारे पास आर की वैल्यू आती है। अगर ये लीटर वगैरह में या किसी और यूनिट में गिवन हो तो ये आर की जो वैल्यू है ये चेंज हो जाती है, तो इस बात का अपने लोगों ने ख्याल रखना है। तो आर की वैल्यू इसमें हमारे पास 8.314 है। तो अकॉर्डिंग टू आइडल गैस हमारे पास क्या फार्मूला होता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और हमने पी निकालना है तो पी इक्वल्स टू एन आर टी डिवाइड बाई वी। वैल्यू हमारे पास सारी गिवन है, पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पी इक्वल्स टू 18558 पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बी पार्ट हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है इसको अकॉर्डिंग टू वंडर वॉल इक्वेशन। तो वंडर वॉल इक्वेशन के लिहाज से हमारे पास क्या है, प्रेशर का फार्मूला हमारे पास फार्मूला है P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई वी माइनस एन बी। हमारे पास आफ्टर करेक्शन की बाद जो फार्मूला है वही है इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, P निकालना है, तो ये हमारे पास ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वेशन के साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने P निकालना है तो ये हमारे पास प्लस में इक्वेशन के साइड पे माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, एन की वैल्यू 1 है, आर 8.314, टी हमारे पास 50 केल्विन है, बी की वैल्यू 0.0224 है, माइनस एन 1 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमने पुट की है, फिर माइनस ए की वैल्यू पुट की है N1 का स्क्वायर, और फिर वी की वैल्यू उसका स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो पी का आएगा वो 18307.88 पास्कल और न्यूटन मीटर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
दोनों मेथड से हमने फाइंड किया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेपर 2, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है 2020 का। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, Find out the electric field due to the charge of 2e at a distance of 26.5 exponential minus 12 मीटर। Q चार्ज हमारे पास 2e गिवन है, R जो हमारे पास 26.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन की वैल्यू जो गिवन है वो हमारे पास 8.85 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास क्या होता है, वैसे हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, मगर यहाँ हमारे पास क्योंकि दो चार्जेस होते हैं, ई को और वो एफ जो होता है वो हमारे पास कूलम फोर्स होता है, जो कि हमारे पास के Q1 Q2 और आर स्क्वायर होता है, मगर आर Q1 या Q0 हम तो वो नीचे और एक Q हमारे पास कैंसिल हो जाता है। जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ जाती है तो ई का हमारे पास जो फार्मूला बच जाता है वो होता है के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब के की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है वो 8.9 एक्सपोनेंशियल 9 या 9.9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर हमारे पास जो है पर कूलम स्क्वायर। तो अब हमारे पास इक्वल्स टू 8.9 एक्सपोनेंशियल 9 मल्टीप्लाई 2 जो चार्ज है, और मल्टीप्लाई चार्ज वो कितना होता है हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 डिवाइड बाई 26.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 का स्क्वायर, और ये हमारे पास ई की वैल्यू है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.87 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 डिवाइड बाई 7.0225 एक्सपोनेंशियल माइनस 22। यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास होगी 4.097 एक्सपोनेंशियल 12 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन 4C पार्ट, फाइंड द momentum of an electron moving with a speed of 1.88 exponential 6 meter per second, where the mass of electron is 9.11 exponential minus 31 kg। v हमारे पास गिवन है 1.886 exponential 6 मीटर, और m की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 9.1 exponential minus 31 kg। p इक्वल्स टू mv होता है हमारे पास, जस्ट सिंपल फार्मूला इसमें हमने यूज करना है, तो यहाँ से हमारे पास p की जो वैल्यू आ जाएगी वो 17126 एक्सपोनेंशियल माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, जो कि फाइंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 238 वेयर द नीडेड एटॉमिक मासेस आर यू 238 का हमारे पास 238.050 म्यू है, थ्योरियम का TH का हमारे पास 234 का हमारे पास 234.0435 म्यू है, और हमारे पास जो हेलियम है निकला है वो उसका हमारे पास जो वैल्यू है वो 4.002603 म्यू है। अब जो हमारे पास प्रोसेस है इसमें अपने एनर्जी जो रिलीज है वो हमने फाइंड करनी है। तो प्रोसेस हमारे पास क्या है कि जो यूरेनियम अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो वो हमारे पास थोरियम 234 में चेंज हो जाएगा, और हीलियम न्यूक्लियर प्लस हमारे पास क्यों हीट या एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाएगी। अब जो हमने क्योंकि एनर्जी रिलीज फाइंड करनी है डेल ई, तो यहाँ से हमारे पास डेल ई का फार्मूला क्या होता है, डेल ई का हमारे पास फार्मूला होता है डेल ई हमारे पास इक्वल्स डेल एम मल्टीप्लाई म्यू, और म्यू की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ये असल में हमारे पास ये फार्मूला होता है डेल ई इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर होता है, मगर हमारे पास क्योंकि जो वैल्यू आती है वो म्यू में होती है, और 1 म्यू हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट पर सी स्क्वायर होता है, और अगर हम इसको केजी में करना चाहते हैं तो 1 म्यू हमारे पास 1.66 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 केजी होता है। अब हमारे पास क्या है मैस, पहले हम क्योंकि इस फार्मूले में डेल एम है, मैस डिफेक्ट है, इसको हमने फाइंड करना है। मैस डिफेक्ट क्या फार्मूला हमारे पास होता है, जो मैस होता है डेल एम इक्वल्स टू मैस ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं यानी यूरेनियम, फिर माइनस मैसेज ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सम से हम माइनस करते हैं। ये मैसेज ऑफ जो रिएक्टेंट के मैसेज होते हैं उनका सम, फिर उसमें से माइनस करते हैं मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास होती है। तो मैस ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट यू 238 है, फिर माइनस मैस ऑफ T234, और फिर प्लस हमारे पास मैस ऑफ हीलियम 4, यानी हमारे पास ये मैसेज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास इसका हमारे पास जो मैस गिवन है 238.050 है, माइनस कर लेंगे 234
0.04 और ये हमारे पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास असल में ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.00456 म्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम डेल क्यों या डेल ई क्यों इक्वल्स टू डेल ई जो हमारे पास एनर्जी रिलीज है वो हमने फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास क्या है, डेल एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेल एम म्यू भी लिख सकते हैं, और 1 म्यू हमारे पास क्या इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या अगर हम और अच्छे से करें तो हमारे पास डेल म्यू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 931 एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास डेल ई इक्वल्स टू 4.245 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट आ जाएगा। अच्छा, इससे हमारे पास एक चीज पता चलती है कि जो डीके स्पॉन्टेनियस, अगर ये भी पूछा जाए कि ये डीके हमारे पास किस तरह स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस वो होता है हमारे पास जो एनर्जी की जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है डेल ई इक्वल्स टू 4.245 मेगा इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6C, एन इंसुलेटिंग वेसल कंटेनिंग 1.8 kg of water is placed on a hot plate. Both the water and the hot plate being initially 20 degree, the temperature of hot plate is raised very slowly to 100 centigrade, at which point the water begins to boil. What is the entropy change of the water during this process? तो हमारे पास वाटर है जिसका हमारे पास 1.8 kg मेज गिवन है, इनिशियल और फाइनल हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, हमने एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है इस प्रोसेस में। तो पहले हमारे पास डेटा लिखते हैं कि मैस ऑफ वाटर हमारे पास क्या है 1.8 kg, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री प्लस 273 कर लेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री प्लस 273, और चेंज इन एंट्रोपी चेंज जो हमारे पास है डेल एस, ये हमने फाइंड करना है इसमें। तो एनर्जी ट्रांसफर जो हमारे पास होता है फार्मूला वो हमारे पास डी क्यू इक्वल टू एम सी डी टी होता है, और सी जो है हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है। तो सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4186 पर केजी पर कैलोरी हमारे पास इसकी वैल्यू है। ये हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ से हमारे पास डेल एस आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल डी क्यू और डी टी। और हमारे पास देखो डी क्यू जो है हमारे पास एम डी टी की इक्वल है, तो हमारे पास जो एम सी है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल हमारे पास डी टी और टी बच जाएगा। और ये जब हम लॉग फाइंड करेंगे तो देखो ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे हमारे पास फंक्शन है, तो हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाता है, तो एम सी लॉग टी एफ डिवाइड बाई टी आई आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की जो वैल्यू है 419 जोल पर केजी पर केल्विन हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू भी हमारे पास यूज़ होती है। और ये हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, क्योंकि कुछ उसमें ना ये वैल्यू लिखी हुई है इस टेम्परेचर के लिए, और कुछ में ये कुछ जगह पे ये वैल्यू लिखी हुई है, तो हम ये यूज़ करेंगे 4190 जोल पर केजी पर केल्विन। तो अब फार्मूले में हम पुट करते हैं, हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट सी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, फार्मूले में पुट करते हैं डेल एस इक्वल टू एम सी लॉग 373 डिवाइड बाई 293 आ जाएगा, हमने 273 ऐड किया था दोनों टेम्परेचर में। तो ये हमारे पास मैस 1.8 सी की वैल्यू हमने ये यूज़ की है 4190 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास जब लॉग लेंगे इसका, ये डिवाइड करेंगे लॉग लेंगे, फिर हमारे पास 0.2414 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एस इक्वल्स टू 1820 जोल पर केल्विन, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिकॉज हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, द डेल एस जो एंट्रोपी में चेंज है उस सिस्टम का, डेल एस ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम को, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो चेंज एंट्रोपी है डेल एस, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव होगा। तो ये था आज के हमारे पास प्रॉब्लम। पार्ट बी के हमारे पास जो पार्ट ए है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। और दूसरा ये नोट्स जो है आपको अगर पीडीएफ में चाहिए तो मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में।
तो ये था हमारे पास 2020 का FPSC CSS का पेपर। तो अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उस पर अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी वीडियो। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।